नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों के डाटा का सफल विश्लेषण करने के बाद हम एक बेहतरीन परियोजना दुनिया के सामने रख सकेंगे। दुनिया भर में परिवार पहचान पत्र जैसी व्यवस्था कहीं भी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हरियाणा की इस अनूठी परियोजना का अध्ययन करने के लिए कहा है, जिसके बाद कई राज्यों ने अपनी टीमें हरियाणा में भेजी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला में परिवार पहचान पत्र को लेकर आयोजित एक वर्कशॉप को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा पात्र लोगों को सभी तरह की सरकारी योजना और सेवाओं का लाभ देने की अवधारणा को साकार करने के लिए हरियाणा परिवार पहचान पत्र परियोजना शुरू की गई थी, जिसके बेहतरीन नतीजे सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज सरकार के पास परिवार की सही जानकारी होने से पात्र लोगों को सभी योजनाओं का लाभ घर बैठे ही मिल रहा है। इससे ओल्ड एज पेंशन, बीपीएल कार्ड सहित अन्य कल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं। और सीएम ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक परिवार को खुशहाल बनाने में परिवार पहचान पत्र परियोजना मील का पत्थर साबित होगी। गौरतलब है कि हरियाणा की पीपीपी परियोजना दुनिया भर में एकमात्र राज्य हरियाणा द्वारा शुरू की गई अनूठी परियोजना है, जो अन्य राज्यों के लिए मिसाल बनी है। उसी का परिणाम है कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अन्य राज्यों की सरकारों से अपील की है कि वे भी हरियाणा की इस अनूठी परियोजना का अध्ययन कर इसे अपने राज्य में भी शुरू करें। वहीं पीएम के दिशा निर्देशों पर कई राज्यों की टीमें हरियाणा की पीपीपी परियोजना का अध्ययन करने हरियाणा पहुंची हुई हैं। खुशी की बात है कि आज गौरवला जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, और क्योंकि गौरवला जी स्वयं और उमाशंकर जी ने इस सारे प्रोजेक्ट को बहुत बारीकी से जाकर के शुरू किया था। ये ठीक है कि उसकी कंसेप्ट को लाने में एक विचार 2014 में ही हमारे मन में आया था कि किसी भी व्यक्ति की पहचान के लिए आधार तो हमारा यानी सिटीज़न का बना होता है, लेकिन आधार एक व्यक्ति का, एक सिटीज़न की पहचान होती है। जबकि अपने यहाँ समाज में परिवार एक इकाई होती है जिसके इर्द गिर्द पूरा समाज जो है वो बटा रहता है, और परिवार की चिंता सबको अपनी करनी होती है। उसमें हर आयु वर्ग के लोग होते हैं, हर व्यवसाय करने वाले लोग होते हैं, कोई बच्चे होते हैं अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो इन्फेंट से लेकर के ओल्ड मैन तक इन सब की चिंता करने वाला परिवार का कोई एक मुखिया होता है। और उसका जब तक डाटा सारा हमारे पास नहीं हो तो कम से कम सरकारी योजनाओं का लाभ जिस प्रकार से हम एक वेलफेयर स्टेट के नाते करना चाहिए वो करना हमारे लिए बड़ा कठिन है, संभव नहीं है। और उसमें भी ठीक डाटा मिलने के बाद ही इसकी जानकारी मिलती है कि किस प्रकार की योजनाओं की आवश्यकता ये समाज में है और कौन उसका पात्र व्यक्ति है, कौन अपात्र है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी हम लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक चीज़ हमको पता होगी कि 2011 का जो सेंसस था उसके आधार के ऊपर एक एससीसीसी डाटा भी बना था। उस एससीसीसी डाटा के आधार पर बहुत सी देश की और प्रदेश की योजनाएं चलती थी, लेकिन चूंकि वो 2011 के ऊपर डिपेंडेंट है, 11 से लेकर आज 2000 यानी जब हमने ये बनाना शुरू किया था तो उस समय भी 2022 तक लगभग 11 साल बीत चुके थे। 11 साल में तो बहुत परिवर्तन हो जाते हैं। लोगों की आर्थिक स्थिति, उनके बच्चों की शिक्षा के नाते स्थिति और उनका जो भी कोई प्रभाव क्षेत्र है वो अदल बदल होता है। लोगों के एड्रेसेस चेंज हो जाते हैं, परिवार की रचना बदल जाती है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए और इस विषय को शुरू किया गया। और लगभग जैसा अपने को पता है कि 70-71 लाख परिवार पूरे प्रदेश में 2 करोड़ 80 लाख की जनसंख्या, इस सारा डाटा इकट्ठा करना ये अपने आप में आसान काम नहीं था। तो उसमें से पहले हमने हरियाणा रेजिडेंट डाटाबेस एक बनाया था, लेकिन वो किन्हीं कारणों से उस प्रोजेक्ट को वहीं बंद करना पड़ा था। उसी के विकल्प के रूप में फिर परिवार पहचान पत्र इसको शुरू किया, और इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए काफ़ी चीज़ों की सावधानी भी बरती। और जब ये सफल हुआ है तो आज मुझे खुशी आपको बताते हुए कि वर्ल्ड वाइड ये सिस्टम कहीं भी ना किसी प्रदेश में है ना किसी देश में है। अपने देश के लोगों को भी जब जानकारी हमने विभिन्न प्रांतों को दी तो उन सब का आकर्षण बढ़ा, और हरियाणा का पीपीपी सिस्टम को अध्ययन करने के लिए इवन प्रधानमंत्री जी ने भी सभी जो प्रदेश के जो लोग हैं यानी मुख्यमंत्री खास करके उनको कहा कि इस विषय को अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने बहुत सी टीमें भी अपने यहाँ भेजी और एक अच्छा कार्यक्रम अपने यहाँ अब शुरू हो चुका है, लागू हो चुका है। जो इसके रिजल्ट्स हैं अपने आप में मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% सही हो गए हैं, लेकिन बड़ी इसको कहना चाहिए एक परसेंटेज में
अच्छे रिजल्ट्स से आ रहे हैं। आज से 6 महीने पहले शिकायतें भी बहुत थी। उन शिकायतों को दूर करने के लिए जो मेहनत की गई वो नीचे लोकल कमेटी से लेकर के और प्रदेश लेवल तक सब हमारे अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने उसमें लग करके जो काम किया है, दैट इज़ रिमार्केबल वन। इसका और हम कैसे इसको जिसको कहना चाहिए एक और इसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इसका और कैसे बढ़े, तो इसके लिए जो चीज़ें आज आपके सामने रखी गई हैं उसका निश्चित रूप से आप लोग आगे ध्यान करते हैं उसको ठीक करेंगे। इसमें जो 2-3 चीज़ें मुझे करनी हैं उसमें एक तो जो सेल्फ डिक्लेयर डाटा है, क्योंकि हमने परिवारों से या उनके मुखिया से उनसे जो डाटा लिया वो सेल्फ डिक्लेयर्ड काफ़ी मात्रा में होता है। कुछ ऐसा है जो हमारे पास पहले से डाटा होता तो उसका हमने जो सहारा लिया है। लेकिन स्वभाव व्यक्ति का ये है कि कैसे अपने आप को यानी अंडर डिक्लेरेशन ये किया जाए, अंडरमाइन करके, या जिसको कहना चाहिए थोड़ी चीज़ खास करके इनकम के संबंध में छुपा करके बताई जाए, क्योंकि इनकम ही एक ऐसा बेस है जिसके कारण से हम सबका वर्गीकरण करते हैं कि ये लो इनकम ग्रुप है, ये मिडिल इनकम ग्रुप है, ये हाई इनकम ग्रुप है, और हमारी स्कीमें भी इनकम के ऊपर बेस्ड हैं। तो उस आय के नाते से बहुत लोगों ने अपनी आय को थोड़ा सा कम करके यानी हमको बताया है। जिन लोगों की आय बिल्कुल एकदम सुनिश्चित है, खास करके सरकारी कर्मचारी, उनकी आय सुनिश्चित है, उसकी सैलरी कितनी है वो सब कुछ पता लग सकता है। लेकिन सभी लोग कर्मचारी नहीं होते। जो कर्मचारी अधिकारी नहीं है उनके अलावा जैसे समाज में अपना काम करने वाले सेल्फ एम्प्लॉयड, उनका आसानी से और अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो अभी तो एक बार जैसा उन्होंने डिक्लेयर किया और डिक्लेरेशन के बाद फिर हमने उसको दोबारा चांस भी दिया कि आप इसको ठीक करके और भरें, वो भी दिया। और इसके बाद वेरिफिकेशन अपने यानी जो टीम है उसमें चाहे एलसी है, चाहे उसमें ब्लॉक लेवल के लोग हैं या जिला लेवल के लोग हैं, जोनल हैं, सब टीमों ने मिलकर उसको ठीक किया है। फिर भी शिकायतें बहुत हैं। कुछ लोग तो अभी भी कहते हैं कि हमारी इनकम ज़्यादा लिखी गई है, इसको कम करना है, और इसके लिए हमने थर्ड पार्टी असेसमेंट का भी एक सिस्टम बनाया है। उस थर्ड पार्टी असेसमेंट में भी आप सब लोगों के जिम्मे कुछ ना कुछ काम लगा है। आपके अलावा भी बहुत ऐसी प्राइवेट एजेंसीज भी हैं, हमारे सीआईडी के लोग भी स्थान स्थान पर जाकर के कुछ ना कुछ जानकारी हमको देते हैं। तो एक थर्ड पार्टी असेसमेंट से कई चीज़ें ठीक भी हो रही हैं। हमने कुछ पैरामीटर्स और भी रखे थे, जैसे पावर बिल का पैरामीटर रखा, तो पावर का जो बिजली का जो बिल है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल इसलिए हो गया कि हमने उसको इनकम का 5% जो है मोटे तौर पर उसको माना कि बिजली का बिल होता है। तो 5% के आधार के ऊपर जब इनकम का आंकलन किया तो शिकायतें काफ़ी आई। हमने उस 5% को थोड़ा सा डिविएट करके अलग हटाया, 180 को 9,000 के बजाय 12,000 किया। अब हमने 12,000 को भी समाप्त कर दिया है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब इनकम की वेरिफिकेशन करने के लिए हमारे जो एडीसीज की टीम उनके पास शिकायत पहुंचती है तो वेरीफाई करने के लिए उसका आधार एकदम मैथमेटिकल तो हम ना माने, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा उसका इनकम का बिल है तो वो कहीं ना कहीं उसको एक इंडिकेशन हो सकता है उसकी इनकम का, या अदर कंज्यूमेबल जो उसके हैं परिवार के, वो भी एक आधार अपना बन सकता है कि उसका मकान कैसा है, उसके पास गाड़ी है तो कौन सी गाड़ी है, यानी कार है तो निश्चित रूप से वो 81 से ऊपर जाएगा ही जाएगा। स्कूटर रखने वाले के बारे में हम कह सकते हैं कि आज यानी 15,000 रुपये महीना कमाने वाला व्यक्ति भी स्कूटर थोड़ी यानी दूरी तक चलाने करने के लिए रख सकता है। तो ये अनुमान हमको अपने आप लगाना है उन्हें इंडिकेशन के हिसाब से कि इसकी इनकम कौन से स्लैब में आएगी। वो एक 50 से एक 80 का है या एक 80 से 2.5 का है या 2.5 से ऊपर का है, तो वो स्लैब हमको ध्यान करते समय थोड़ा लीनियंसी बरतना, इसलिए कि आखिर पब्लिक की इच्छाओं के अगेंस्ट तो हम नहीं जा सकते, लेकिन इतना सख्त होकर के हम ना करें कि उसको किसी एक स्लैब से नीचे से उतार यानी उठा करके ऊपर के स्लैब में छोटी सी बात के लिए हम डाल दें। मतलब ये उदाहरण परिवार पहचान पत्र का तो नहीं है, लेकिन एक उदाहरण ऐसा मैं देता हूँ कभी कभी गलती कैसे हो जाती है। अभी 3 दिन पहले मैंने एक चालान किसी एक गाड़ी का एक हमारे अधिकारी ने किसी ने किया, और चालान क्या था कि उसमें जो उसका जो बिल कटा हुआ है, जो उसका ई रवन्ना, वो है 54.88 मीट्रिक टन, और वो चालान करने वाला लिखता है कि इसमें अप्रोक्सीमेट वजन 55 मीट्रिक टन है, इसलिए 1 मीट्रिक टन का गैप पाया गया, जबकि देखा जाए तो गैप था 0.12 मीट्रिक टन का। उसने 1 मीट्रिक टन गैप डाल करके उसका चालान कर दिया। तो हमारा कहना है कि ये बहुत माइनर चीज़ों को इग्नोर करके हमको जनता को परेशान नाराज़ नहीं करना। हाँ, लेकिन सिद्ध हो जाता है कि वो व्यक्ति
बहुत ज़्यादा इनकम रखता है फिर भी कम स्लैब में चाहता है तो उसको डिनाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है। कुछ गलतियां जैसे लोगों ने कर रखी हैं लोन लेने के लिए और उन्होंने मानो इनकम टैक्स रिटर्न भर दिया 3 लाख रुपए का कि हमने तो लोन लेने के लिए भरा था, ये इनकम हमारी नहीं है, तो गलत हमने ITR भरी है। हालांकि हम उनको कहते भी हैं कि भी आपने वो गलती वहाँ की और यहाँ उसका लाभ लेना चाहते हैं तो दो में से एक गलती तो ज़रूर हो जाएगी, दोनों गलतियाँ आप करोगे ऐसा ठीक नहीं है। तो इसलिए अब 1 साल के अंदर अंदर जिसने मानो इनकम टैक्स रिटर्न अपनी ठीक भर दी है तो उसके बाद उसका ठीक करने का काम हमको करना चाहिए और पिछली कोई गलती है तो उसको इग्नोर भी करना चाहिए। जिनके अपने डेफिनेट इनकम सोर्स नहीं है, सैलरी के अलावा तो लगभग इनडेफिनेट ही सब रहता है, उसके कुछ एसेट्स है जैसे ज़मीन है तो ज़मीन का हम ध्यान रखें, जैसे उसका मकान है, उसकी गाड़ी व्हीकल है या वो इस प्रकार के जो खर्चे करता है उनको अकॉर्डिंगली उस स्लैब में लाना चाहिए। धीरे धीरे जनता में एक मैसेज चला जाए कि यहाँ जो ठीक है वही माना जाएगा, गलत किसी से हम नहीं करवा सकते। इनकम का वेरिफिकेशन ये एक बहुत बड़ा क्रूशियल एक काम है, इसमें ज़रा भी हमने अगर थोड़ा सा इस चीज़ को इग्नोर किया तो उसकी कहीं ना कहीं निराशा जनता में आएगी या कोई भी परेशानी का कारण बनता है। ये ठीक है, अभी 1 वर्ष का ये समय ऐसा है जहाँ हमें थोड़ा स्ट्रिक्ट तो नहीं होना, लिबरल जितना हो गए हैं। इसकी अगर वेरिफिकेशन में कोई चीज़ कमियां पाई जाती हैं तो इसको आने वाले समय में तैयारी हम रखें और उसको एकदम ठीक उसको करेंगे। और एज इसके इनकम के वेरिफिकेशन के साथ साथ कुछ एम्बिग्विटीज़ मैंने देखी हैं कि जैसे एज का कॉलम है, बहुत जगह पर 0 एज लिखी है। अब 0 एज का तो कोई कारण नहीं बनता है, एज तो निश्चित रूप से इसके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ऑटो कैलकुलेट होती है। तो डेट ऑफ बर्थ का वेरिफिकेशन ये जहाँ कहीं कम है उसको ठीक से करें, डॉक्यूमेंटल करें। जिसका डॉक्यूमेंट नहीं है उसके लिए भी जो आपको प्रोसीजर बताया गया है उस प्रोसीजर के हिसाब से इनकम यानी डेट ऑफ बर्थ एक बार सुनिश्चित करके वेरीफाई ज़रूर करें। और जिस किसी का एक बार हो जाएगा उसकी बाद में कठिनाई इसकी नहीं आएगी। कई बार दो ऐसे जो फैक्टर्स हैं उनको क्लब करके भी हमको देखना चाहिए। जैसे एज और इनकम है, अब एज किसी लिखी है मानो 2 साल, 1 साल, 3 साल, 5 साल और इनकम लिखी है उसकी 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपया। तो एक छोटी एज का बालक है, बच्चा है, अभी स्टूडेंट है, तो उसकी इनकम 2-2.5 लाख रुपया कहीं लिखी गई है तो इसको एक ऑटो मोड में आकर के भी उसको ठीक करने का काम हमको करना चाहिए। इन चीज़ों का जहाँ जहाँ डिस्क्रिपेंसी है उसको हम देखें। और कभी कभी इनकम और एज का जैसे मैंने बताया ऐसे एज और ऑक्यूपेशन का होता है, ग्रुपिंग जब वो करेंगे एज और ऑक्यूपेशन, बालक है, छोटा है, उसका फिर हमने ऑक्यूपेशन लिखा है वो फार्मर है, वो एडवोकेट है, वो डॉक्टर है, तो इसका मतलब ये संभव हो ही नहीं सकता है। 10 वर्ष का, 8 वर्ष का, 5 वर्ष का, 15 वर्ष का, तो ऐसे एज ग्रुपिंग के साथ भी हमको ये एक बार इसको मिलाना चाहिए। ऑक्यूपेशन और इनकम इसको भी हम देखें। ऑक्यूपेशन मानो बहुत अच्छा ऑक्यूपेशन में लिखा है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई मानो अधिकारी है, यानी जिनकी तो इनकम सैलरीड है उसमें समस्या नहीं आएगी, अपने आप हो जाएगा। लेकिन जिनकी सैलरीड नहीं है इनका ऑक्यूपेशन और इनकम इसका भी मिलान करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को यदि हम करेंगे तो एक डाटा हमारा गोल्डन हो जाएगा और गोल्डन होने के बाद इन सब चीज़ों की आगे संतोष होगा। तो ऐसे जो विषय हैं फिर ग्रुप में हमारा जैसे ग्रुप है पहला मानो डेथ, बर्थ और मैरिज रजिस्ट्रेशन, ये भी बहुत आवश्यक है। इसमें भी बर्थ और डेथ की रजिस्ट्रेशन तो मुझे लगता है शायद थोड़ा फिर भी ठीक हुआ है। मैरिज रजिस्ट्रेशन इसमें कहीं ना कहीं लोग वॉलंटरली आके करते नहीं हैं, तो इसका क्या सिस्टम बनाया जाए इस पर भी ज़रूर विचार करना चाहिए। और मैरिज में ऑटोमेशन उसका आना चाहिए कि मैरिज में लड़की या लड़का जिसकी मैरिज हुई है तो निश्चित रूप से एक स्थान से, एक परिवार से नाम उसका दूसरी जगह तरफ ट्रांसफ़र हो ताकि उसका जो रिजल्ट है उसको ठीक मिलना चाहिए। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।